हेलो एंड वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 37 पढ़ रहे थे। अपना जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम था जनरल फार्माकोलॉजी। अभी तक जनरल फार्माकोलॉजी के ऊपर 6 वीडियो आ चुके हैं। आज हम पार्ट 7 पढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने आपको जनरल फार्माकोलॉजी में सबसे पहला जो वीडियो था उसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया था, फिर मैंने जनरल टर्मिनोलॉजी, फिर मैंने फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर उसके बारे में बताया था। उसमें फिर मैंने स्टार्ट किया था एब्जॉर्प्शन के बारे में, फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। अभी जो 6 पार्ट आया था उसके अंदर मैंने मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया था। आज हम पार्ट 7 के अंदर एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि अपना जो फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम फार्माकोडायनामिक पढ़ेंगे, फिर अपनी जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया था। तो वहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैंने उस वीडियो के अंदर मेंशन नहीं की थी। तो आज हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, बट स्टार्टिंग के कुछ 1-2 मिनट हम जो बची हुई चीज़ें हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म, उसमें जो चीज़ें बची उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले। फिर हम एक्सक्रीशन के बारे में अच्छे से आगे पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको सिर्फ मेटाबॉलिज्म ही बोल रहा था, बट याद रखना कि मेटाबॉलिज्म का एक दूसरा नाम भी है, वो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर बी फार्मा जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कीजिए, तो आप कन्फ्यूजन मत होना कि ये कोई नई चीज़ है। मेटाबॉलिज्म को ही बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। हमने एक चीज़ को दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र किया बाय रिएक्शन, उसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो आपको बायो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड याद रखना है, ये मेटाबॉलिज्म से ही रिलेटिव है। इसके बाद मैंने आपको एंजाइम के बारे में नहीं बताया था। 2 टाइप के अपने लीवर के एंजाइम रहते हैं। एक है माइक्रोसोमल एंजाइम, दूसरे होते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। ये जो माइक्रोसोमल एंजाइम ये बहुत बड़ी लार्ज फैमिली है माइक्रोसोमल एंजाइम की। तो इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, जैसे कि आपको पता ऑक्सीडेशन करने वाले सारे एंजाइम, जिसके अंदर साइटोक्रोम P450 वाले क्लास के एंजाइम आते हैं। इन सब की एक कैरेक्टरिस्टिक रहती है, बहुत टाइप होते हैं, इसके सब टाइप्स रहते हैं। फ्लेविन मोनोऑक्सीजिनेज है, ग्लूकोरोनिक कंजुगेशन जो होता है, हमने कल इसका जो एंजाइम देखा था वो भी किस में आता है, माइक्रोसोमल एंजाइम में। तो देखो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस, ये सब फेज फर्स्ट की रिएक्शन है। बट ये जो ग्लूकोरोनिक कंजुगेशन है ये क्या है, फेज सेकंड की रिएक्शन है। बट इसका जो एंजाइम है वो क्या है, माइक्रोसोमल एंजाइम है। बट अगर आप देखोगे नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, तो इसके अंदर फेज सेकंड की मोस्ट ऑफ द जितनी भी रिएक्शन है वो सारी इस नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम से ही होती है, एक्सेप्ट ग्लूकोरोनिक कंजुगेशन। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोरोनिक कंजुगेशन कौन से एंजाइम से होती है, माइक्रोसोमल एंजाइम या नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। तो होते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, सॉरी माइक्रोसोमल एंजाइम। अदर जितनी रिएक्शन है, सल्फेट कंजुगेशन है या फिर आपका एसिटाइलेशन है या फिर मिथाइलेशन, जितनी भी रिएक्शन है, ग्लाइसिन कंजुगेशन, ये सारी कौन से एंजाइम से होती है, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम से होती है। तो आपको बस यही याद रखना है कि ग्लूकोरोनिक कंजुगेशन माइक्रोसोमल एंजाइम से होता है। और एक इसकी एक बड़ी क्लास है माइक्रोसोमल एंजाइम की, उसको बोलते हैं P450। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइटोक्रोम P450। तो साइटोक्रोम P450 के अंदर भी बहुत सारी सब क्लास है, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं। बट इनका एक एंजाइम ऐसा है जो 50% ड्रग का मेटाबॉलिज्म करता है। मतलब ज़्यादातर जो ड्रग होती है माइक्रोसोमल एंजाइम से जिनका मेटाबॉलिज्म होता है, तो एक साइटोक्रोम एंजाइम है, उसकी वजह से ज़्यादा होता है। उस एंजाइम का नाम एग्जाम में पूछते हैं। तो जितने भी साइटोक्रोम एंजाइम होते हैं उसमें CYP लिखा जाता है, P450 से लिखा रहता है। फिर इनका सब टाइटल है जो उसमें 3A4। ये जो 3A4 है इसमें 40 से 50% जितनी भी ड्रग है उनका मेटाबॉलिज्म इसी एंजाइम से होता है। तो कई बार क्या होता है कि एक ही ड्रग इस एंजाइम से मेटाबॉलिज्म होती है, ये ड्रग कोई भी ड्रग है वो भी इस ड्रग एंजाइम से मेटाबॉलिज्म होगी। तो होगा कि जब दोनों को साथ में देंगे तो क्या होगा कि इस एंजाइम की कमी हो जाएगी, तो मैं भी क्या होगा कि एक ड्रग की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। तो ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है कि मैक्सिमम माइक्रोसोमल एंजाइम जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म करता है तो कौन सी क्लास का है, साइटोक्रोम P450 का। और उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सा एंजाइम करता है, उसकी कौन सी सब क्लास करती है, तो 3A4। तो ये आपको याद रखना है। अब होता क्या है कि कुछ ऐसी ड्रग्स रहती है जो क्या करती है, इन माइक्रोसोमल एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। तो सपोज करो ये माइक्रोसोमल एंजाइम है साइटोक्रोम P450। अब इस कोई एक ड्रग आपने ली, उस ड्रग ने क्या कि इस एंजाइम की पूरी क्लास को ब्लॉक कर दिया। तो इस क्लास के एंजाइम से जो दूसरी ड्रग भी है इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बट इस ड्रग ने क्या कर लिया, ए ड्रग ने इस एंजाइम को इनहिबिट कर लिया। तो जब हम बी ड्रग देंगे तो इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो इस बी ड्रग की क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो ये जो ए ड्रग है इस ड्रग को बोलेंगे एंजाइम इनहिबिटर ड्रग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंजाइम इनहिबिटर ड्रग।
और इसी तरह कई कुछ ऐसी ड्रग्स रहती है जो क्या करती है, वो इस एंजाइम को स्टिमुलेट करेगी, मतलब साइटोक्रोम P450 के अमाउंट को बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा कि ये जो बी ड्रग है इसको जब हम लेंगे इस स्टिमुलेट करने वाली ड्रग के साथ, तो ये एंजाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और होगा क्या, इस बी ड्रग का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसका एक्शन भी नहीं आएगा, उससे पहले इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कौन से इनहिबिटरी एंजाइम इनहिबिटरी ड्रग है, कौन सी एंजाइम स्टिमुलेट वाली ड्रग है, तो उनके नाम पूछे जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एंजाइम इनहिबिटर के अंदर विटामिन के कांट कोज एंजाइम इनहिबिशन, तो ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इसके अंदर क्या होता है, जितने जैसे वी मतलब वॉल्परेट, के मतलब कीटाकोनाजोल, इसी तरह CRI कोज वाला उसको सिप्रोफ्लोक्सासिन, इरिथ्रोमाइसिन, फिर आइसोनियाजाइड, जितनी भी एंटीबायोटिक, ये सारी नेचर क्या रहती है, एंजाइम इनहिबिटर टाइप की ड्रग होती है। जब इन ड्रग को लिया जाता है तो ये क्या करेगी, साइटोक्रोम P450 के अमाउंट को कम कर देगी। तो कोई अदर ड्रग वो जिनका मेटाबॉलिज्म होता है साइटोक्रोम P450 से, तो उन ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो जैसे हमने अभी एंजाइम इनहिबिटर ड्रग पढ़ी, इसी तरह एंजाइम इंड्यूसर ड्रग भी रहती है। तो उसमें एग्जांपल है ग्रीसियोफ्लोविन, फिनोटोइन, रिफाम्पिसिन और स्मोकिंग करते हैं, इससे भी क्या होता है, एंजाइम इंड्यूस हो जाते हैं, एंजाइम का काउंट बढ़ जाता है और किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे उसका एक्शन नहीं आता। इसी तरह कार्बामाजिपिन है, फिनोबार्बिटोन है। तो ये ड्रग सारी क्या करती है, ये सारी ड्रग मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है। कैसे बढ़ाती है, तो ये जो एंजाइम है उनके काउंट को बढ़ा देगी बाई इंड्यूस करके। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कौन सी इनमें से एंजाइम इंड्यूसर ड्रग है, तो वहाँ 3 ड्रग ऑप्शन में आ जाएगी, इनहिबिटरी नेचर की, एक इंड्यूसर आ जाएगी, तो अपने को वो पहचानना है। इसी तरह जैसे इसका उल्टा क्वेश्चन आता है कौन सी इनमें से इनहिबिटरी ड्रग है, उसमें 3 ऑप्शन इनमें से किसी ड्रग का होगा, एक वहाँ से होगा इरिथ्रोमाइसिन जैसी ड्रग का, तो आपको वो आंसर क्लिक करना है। तो इसकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई देखो, GPRS सेल्फोन, G मतलब ग्रीसियोफ्लोविन, P मतलब फिनोटोइन, R मतलब रिफाम्पिसिन जो TB की ड्रग है, फिनोटोइन आपकी किसकी एंटी कन्वर्जेंट है, S मतलब स्मोकिंग है और ग्रीसियोफ्लोविन फंगस की ड्रग है, आपको पता है। सेल फोन में कार्बामाजिपिन, ये भी हमने एपिलेप्सी में पढ़ा था, आप मेरे सारे वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे भी मैंने इसके बारे में बताया था। यहाँ पे फ़ोन में हमने फिनोबार्बिटोन है, ये भी एपिलेप्सी में हमने पढ़ी थी इसके बारे में, और इसको हम और फिर कहाँ पढ़ते हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक में भी इस ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी ड्रग क्या है, एंजाइम इंड्यूसर है। अभी जैसे अगर आप भूल जाओ तो याद रखना कि एंटी एपिलेप्सी ड्रग की जो क्लास है उसमें सोडियम वॉल्परेट है, वो ड्रग क्या है, एंजाइम इनहिबिटर नेचर की है। बाकी जितनी ड्रग है सारी एंजाइम इंड्यूसर है, जैसे कि कार्बामाजिपिन है, फिनोबार्बिटोन है, इसके बाद जो आपकी फिनोटोइन है, ये सब क्या है, एंजाइम इंड्यूसर है। इसी तरह वहाँ TB की जो ड्रग है आइसोनियाजाइड, वो क्या है, एंजाइम इनहिबिटर है, बट रिफाम्पिसिन क्या है, एंजाइम इंड्यूसर है। तो इसीलिए इन दोनों ड्रग का एक साथ हम डोज दी जाती है TB वाले पेशेंट को, ताकि ना तो एंजाइम का काउंट बढ़े और ना घटे। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब हम अपना जो टॉपिक है एक्सक्रीशन, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। जो अपना मेजर टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स का, तो ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम फार्माकोडायनामिक पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा है फार्माकोडायनामिक, काफ़ी मज़ा आएगा आपको रिसेप्टर के बारे में, ड्रग के बारे में पढ़ने में। तो देखो, एक्सक्रीशन को पढ़ने से पहले आपको याद रखना है एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं इलिमिनेशन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इलिमिनेशन क्या है, तो हम सोचते हैं कि इलिमिनेशन मतलब जो किडनी से ड्रग निकल रही उसी को इलिमिनेशन बोलते हैं, इलिमिनेट होना। ये बात सही है कि इलिमिनेशन मतलब ये है कि ड्रग का रिमूवल प्रोसेस है ये, पर एलिमिनेशन के अंदर 2 चीज़ें आती है। एक आता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, और दूसरा जो आता है वो है एक्सक्रीशन। तो जो आपको पता है ADME, हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ा था ADME। तो देखो, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट वाले 2 है मेटाबॉलिज्म और आपका है ये एक्सक्रीशन। ये दोनों क्या है, दोनों को ही हम एलिमिनेशन बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म को ही हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या है, ड्रग एलिमिनेट हो रही है। पहले ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होती है, फाइनली किडनी से निकल जाती है, तो वो हो गया एक्सक्रीशन। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं इसी को हम बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। तो आपको शायद ये पता चल गया। इसके बाद जो ड्रग का एक्सक्रीशन होता है, तो ऐसा नहीं है कि ड्रग सिर्फ किडनी से यूरिन के थ्रू ही निकलती है, बहुत सारे रूट रहते हैं ड्रग के एक्सक्रीशन के लिए। तो जैसे कि डिफरेंट रूट है, इसमें सबसे पहले यूरिन है। मैक्सिमम जो ड्रग है पोलर नेचर की ड्रग, जो आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो ड्रग पोलर बन जाती है वो यूरिन से ज़्यादा निकलती है, क्योंकि ब्लड ज़्यादा फिल्टर यूरिन से होता है, तो वहाँ से ड्रग इजीली निकल जाती है। तो एक अच्छा रूट है यूरिन। इसके बाद कुछ हैवी मॉलिक्यूल वाली जो ड्रग रहती है बल्कि, तो वो स्टूल के साथ भी निकलती है।
जैसे कि रिफाम्पिसिन है, तो रिफाम्पिसिन है स्टूल के साथ भी निकलती है और वो अपने सलाइवा के अंदर भी निकलती है। जो टीबी का पेशेंट है, जब वो रिफाम्पिसिन ड्रग लेता है तो अगर आप उसका माउथ ओपन करके देखोगे तो उसका माउथ एकदम रेड दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि वो ड्रग निकलती है। उस ड्रग का साइड इफेक्ट भी ये पता है आपको, ऑरेंज कलर का यूरिन निकलना। तो इसी तरह वो स्वेट के अंदर, पसीने के अंदर भी या फिर सलाइवा के अंदर भी वो ड्रग निकलती है। तो स्वेट सलाइवा दोनों में रिफाम्पिसिन ड्रग निकलती है। इसी तरह कुछ ड्रग होती है जो मिल्क के साथ भी एक्सक्रीट आउट हो जाती है, तो वो भी, इसका एग्जांपल भी रिफाम्पिसिन है। जब रिफाम्पिसिन ऐसी ड्रग है जो स्वेट के अंदर भी निकलती है, सलाइवा के अंदर भी और मिल्क के अंदर भी। सलाइवा के अंदर तो बहुत सारी ड्रग निकलती है। आप देखते हो कई बार आप मेडिसिन लेते हो तो आप बोलते हो मुँह खारा हो गया, मुँह का टेस्ट चेंज हो गया। तो उसका रीज़न क्या है कि वो जो ड्रग है उसका एक्सक्रीशन हो रहा है सलाइवा के अंदर। वही सलाइवा बार बार अपने टंग के ऊपर लगती है तो एक अजीब सा टेस्ट आता है। कुछ ऐसी ड्रग है जो अपने लंग्स के थ्रू भी निकलती है, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है अल्कोहल। जो अल्कोहलिक जो पर्सन है आपके सामने आता है तो आप बोलते हो कि मुंह में बदबू मार रही है, तो बदबू कहाँ से आ रही है? कि वो अल्कोहल वहाँ से निकल रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो इसी तरह अलग अलग डिफरेंट रूट रहते हैं, बट यूरिन वाला जो रूट है उसमें मैक्सिमम ड्रग निकलती है, इसीलिए हम एक्सक्रीशन में कंसीडर करते हैं कि किडनी से मेजर रूट है वो। अब हम देखेंगे रेट ऑफ एलिमिनेशन के बारे में। तो पहले तो ये देखेंगे ये रेट ऑफ एलिमिनेशन है क्या। तो एलिमिनेशन क्या है? मतलब ड्रग का निकलना है, और किस रेट से निकल रहा है। मतलब एक अमाउंट है ड्रग का जो एलिमिनेट हो रहा है पर यूनिट टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना ड्रग निकल रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ एलिमिनेशन। और ये जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है इसको हम डिराइव करते हैं, बताते हैं किससे? क्लियरेंस से। तो ये CL बहुत एग्जाम में आएगा, बायोफार्मास्यूटिक्स में हम पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से। पर अभी याद हो क्लियरेंस क्या है? तो क्लियरेंस है रेट ऑफ एलिमिनेशन एंड अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। कि ड्रग एक तो अपने बॉडी से कितनी स्पीड से निकल रही है और प्लस अपने बॉडी में प्लाज्मा के अंदर उसकी कंसंट्रेशन क्या है। अगर किसी ड्रग की प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सपोज करो इस प्लाज्मा में अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उसका क्लियरेंस हमेशा कम होगा। उस ड्रग का क्या होगा? क्लियरेंस कम होगा। पर अगर जो ड्रग है वो यूरिन के साथ ज़्यादा निकल रही है, प्लाज्मा के अंदर उसका कंसंट्रेशन कम है, तो इसका मतलब उसका अगर ड्रग का जो क्लियरेंस है वो क्या ज़्यादा है। तो इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर किसी ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका क्लियरेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा, कम होगा? तो उसका क्लियरेंस कम होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अभी क्लियरेंस तो आगे बायोफार्मास्यूटिक्स में बहुत पढ़ेंगे, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो सब चीज़ आगे देखेंगे। तो जब अपने बॉडी से ड्रग निकलती है यूरिन के थ्रू या कहीं किसी भी रूट से निकलती है तो हम रेट ऑफ एलिमिनेशन पढ़ते हैं। जब रेट ऑफ एलिमिनेशन पढ़ते हैं कि ड्रग निकल ली तो किस काइनेटिक्स से निकलती है, वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करती है, वो भी हमें पढ़ना पड़ता है। तो रेट ऑफ काइनेटिक्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि अगर हमें पता चल जाए कि कोई ड्रग इस स्पीड से अपने बॉडी के अंदर से निकलेगी तो हम उसकी डोज डिफाइन कर सकते हैं कि वो अपने बॉडी के अंदर ड्रग कितना घंटे तक अपना एक्शन देगी। कोई ड्रग है जो 2 घंटे में ही निकल जा रही है तो उस ड्रग को इसकी डोज बार बार रिक्वायर रहेगी, दिन में 3-4 बार देनी पड़ेगी पेशेंट को। पर एक ड्रग है जो 10 घंटे तक अपनी बॉडी के अंदर रहती है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी एक ही डोज काफ़ी है उस पेशेंट को। तो ये रेट ऑफ काइनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आप इंडस्ट्री में काम करो, जैसे कि फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में या फिर किसी अदर जैसे R&D में काम करते हो, तो आपको ये सब पैरामीटर अच्छे से आने चाहिए, तभी आप जो न्यू ड्रग रहती है, न्यू फॉर्मुलेशन को अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे रेट ऑफ काइनेटिक्स क्या है। तो किस रेट से ड्रग निकलती है उसी को रेट ऑफ काइनेटिक्स बोलते हैं। तो इसके अंदर 2 ऑर्डर आता है, एक होता है 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। 0 ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, ये काइनेटिक्स है, इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। सेकेंड ऑर्डर भी आता है, तो वो सब हम फार्मा में इतना नहीं पढ़ते, हम 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ते हैं और इसी के बारे में एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अब देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर क्या होता है कि जो रेट ऑफ एलिमिनेशन रहता है, मतलब ये कंसंट्रेशन है जो पर्टिकुलर टाइम से अपने बॉडी से निकल रही है, ये डिपेंड करता है डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है उस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है ड्रग की। तो ड्रग की प्लाज्मा के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है। अगर सपोज करो कि जो ड्रग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से एलिमिनेट हो रही है तो अगर उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका इनिशियली रेट ऑफ एलिमिनेशन भी ज़्यादा होगा। फिर जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होगी तो उसका क्या होगा, रेट ऑफ एलिमिनेशन धीरे धीरे वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाली ड्रग। इसके बाद कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो ड्रग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है तो उस ड्रग का टी हाफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। टी हाफ का मतलब ये है कि जो इनिशियल डोज ली थी उसका 50% अमाउंट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मतलब सपोज करो किसी ड्रग को आपने ली तो आपने 100 mg ड्रग को ली, 100 mg प्लाज्मा कंसंट्रेशन के अंदर वो ड्रग आ गई,
तो उस 100 से 50 mg तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा, मतलब इस अमाउंट का जस्ट आधा होने में जो टाइम लगेगा, उसी को हम बोलते हैं टी हाफ। तो ये टी हाफ कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद कर लो। इसका डेरिवेशन कैसे आया, क्या आया, ये सब अपने को अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू दी रहेगी, फॉर्मूले में मान पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो कई बार इसके 2 फॉर्मूले, कई बार क्या एग्जाम में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मेरा जो 4th नंबर का वीडियो था उसमें मैंने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद अगर वो आपको दिया हुआ है और ड्रग का क्लियरेंस दिया हुआ है, या क्लियरेंस नहीं भी दिया हो तो रेट ऑफ एलिमिनेशन दिया हुआ है और प्लाज्मा कंसंट्रेशन दी हुई है, तो आप रेट ऑफ एलिमिनेशन और प्लाज्मा कंसंट्रेशन से Cl निकाल दोगे। और Cl आपको मिल गया, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले में जैसे आप मान पुट करोगे 0.693 मल्टीप्लाई Vd अपॉन Cl, तो आपको टी हाफ मिल जाएगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का फॉर्मूला, कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार इजी क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें क्या होता है, इजी क्वेश्चन जैसे सिंपल आपको रेट ऑफ काइनेटिक्स दे दी, ये रेट ऑफ काइनेटिक्स है, ड्रग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, तो इसकी टी हाफ क्या होगी। तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करी, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला ही लगाना है, वहाँ लिखा रहेगा। तो उसमें आपको क्या करना है, 0.693 अपॉन जो आपको रेट ऑफ एलिमिनेशन उसको डिवाइड कर देना है, तो आपको टी हाफ निकल जाएगी। तो इस तरह से हम टी हाफ कैलकुलेट करते हैं। अब आप यहाँ ढंग से देखोगे तो देखो, ये जो टी हाफ है, यहाँ देखो, यहाँ पे कहीं भी कंसंट्रेशन से डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जो ड्रग होती है, जो ड्रग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, उनकी जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये एग्जाम में स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जो टी हाफ है वो किस पे डिपेंड नहीं रहती, तो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं रहती है। बट अगर बात करें रेट ऑफ एलिमिनेशन, तो देखो यहाँ ये काइनेटिक्स का कि आपको कांस्टेंट दिख रहा है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई सी, तो मतलब जो रेट ऑफ एलिमिनेशन वो तो कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगी फर्स्ट ऑर्डर में, बट उसका जो टी हाफ है वो डिपेंड नहीं करेगी। इसी तरह हम कई बार वो सेल्फ लाइफ भी कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। तो उसका फॉर्मूला ये है 0.105 अपॉन के। जैसे यहाँ पे 0.693 के लिखा था, यहाँ है 0.1/5 अपॉन के। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जीपेट में सीधा फार्मूला ही पूछा था। वहाँ कन्फ्यूजन था कि वहाँ पे उन्होंने 0.104 भी दिया था, तो 105 वाला आंसर गया था। कन्फ्यूजन हो जाता है कि एकदम बाजू फास्ट, मतलब नज़दीक वाली जो डिजिट होगी ना, तो हम फास्टली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि कौन सा आंसर सही है। तो वहाँ पे दोनों ऑप्शन थे, 0.104 अपॉन के, 0.105 अपॉन के, तो ये आंसर सही है। तो सेल्फ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला निकाला जाता है। तो अगर आपको रेट ऑफ एलिमिनेशन दिया हुआ है, के दे दिया, कांस्टेंट दिया हुआ है, तो आपको ऐसा है कि निकालना है कि सेल्फ लाइफ कैसे कैलकुलेट करनी है, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब ड्रग की सेल्फ लाइफ किसको बोलते हैं, तो जो ड्रग की कंसंट्रेशन है, सपोज करो आपने 100 mg ड्रग ली है, तो वो 100 mg ड्रग ली, या सपोज करो कोई फॉर्मुलेशन है, उसके अंदर पैरासीटामोल की टेबलेट है, इसके अंदर 100 mg ड्रग है, तो इस 100 mg में 90 mg होने में, क्योंकि 10% ड्रग कई बार फॉर्मुलेशन में डिग्रेड भी हो जाती है, तो ये 10% डिग्रेड होने में कितना टाइम लगता है, उसी को हम सेल्फ लाइफ बोलते हैं। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि टी हाफ किसको बोलते हैं और सेल्फ लाइफ किसको बोलते हैं। तो यहाँ इसीलिए 90 लिखा हुआ, क्योंकि 90% बचती है ड्रग और 10% ही लॉस होती है। अब हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वाली जो ड्रग होती है, तो वहाँ देखोगे कि यहाँ पे ये के अकेला है, इसके साथ सी मल्टीप्लाई में नहीं है। तो मतलब जो जीरो ऑर्डर की जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो डिपेंड नहीं करती है प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे, मतलब उस ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है या उस ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन अपनी बॉडी पे, उस पर डिपेंड नहीं करेगी अगर वो ड्रग जीरो ऑर्डर फॉलो कर रही है। तो जीरो ऑर्डर फॉलो करने वाली जो ड्रग होती है, वो उसका जो एलिमिनेशन प्रोसेस है वो डिपेंड नहीं करता उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे। जैसे इसका ग्राफ इस तरह से सीधा आता है, इस टाइप का ग्राफ आता है, मतलब ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है कम है इससे डिपेंड नहीं करता, ये एक फिक्स रेट के साथ एलिमिनेट होती है। फर्स्ट ऑर्डर का कैसे ग्राफ आता है, तो मे भी इस टाइप का ग्राफ आता है, जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो बढ़ेगा, कंसंट्रेशन कम होगी तो कम होगा। मैंने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर लिख लिया भूल से, बट ये भूल से हो गया सेकंड ऑर्डर, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। और इसकी भी कई बार एग्जाम क्वेश्चन आता है कि इसकी टी हाफ और सेल्फ लाइफ का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, या फिर कुछ वैल्यू देंगे और उसका अपने को मान निकालना पड़ता है। तो देखो, इसका टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, 0.5 मल्टीप्लाई C0 अपॉन K0। तो देखो, आपने फर्स्ट ऑर्डर में क्या पढ़ा, 0.693 पढ़ा था, बट यहाँ पे क्या 0.5 मल्टीप्लाई सी, वहाँ पे मल्टीप्लाई सी नहीं था। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर क्या था कि जो हाफ लाइफ थी वो डिपेंड नहीं करी थी इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये क्या डिपेंड करती है इसकी हाफ लाइफ,
प्लाज्मा कंसनट्रेशन पे डिपेंड करती है। इसका जो सेल्फ लाइफ है 0.1 × C0/K0, तो इसका भी क्या है, जो सेल्फ लाइफ है ये डिपेंड करती है प्लाज्मा कंसनट्रेशन पे, इनिशियल प्लाज्मा कंसनट्रेशन पे डिपेंड करती है। बट इसका जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो डिपेंड नहीं करता, जस्ट फर्स्ट ऑर्डर का उल्टा है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए और स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब हम डिफरेंस देखेंगे जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। तो ये जो आपको टेबल दिख रही है, इस टेबल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया। अगर भी जब भी रेट ऑफ काइनेटिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आया है जीपेट या फिर फार्मासिस्ट या कोई भी एग्जाम में, ड्रग इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम में, तो वहाँ पे सपोज करो कि ये जो टेबल दिख रही है आपको, इस टेबल के अंदर तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसको हम लीनियर काइनेटिक्स भी बोलते हैं। एक लीनियर क्यों बोलते हैं कि इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कुछ इस तरह से रहता है, मतलब एक लाइन की तरह जा रहा है कि कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो एलिमिनेशन भी बढ़ रहा है, तो इस टाइप का है। जैसे कंसंट्रेशन कम हुई तो एलिमिनेशन भी कम हुई, तो इसीलिए इसको हम लीनियर काइनेटिक्स बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर को। अब ये आपको दिख रहा है कि जीरो ऑर्डर है, इसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर काइनेटिक्स। तो कई बार स्टेटमेंट क्वेश्चन आया कि नॉन लीनियर काइनेटिक्स मीन्स जीरो ऑर्डर फॉलो करने वाली ड्रग, उसको बोलते हैं नॉन लीनियर काइनेटिक्स। अभी जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो इसके अंदर क्या रहता है, देखो इसके अंदर कांस्टेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रग इलिमिनेट पर यूनिट टाइम। इसी तरह जीरो ऑर्डर में क्या है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इलिमिनेट पर यूनिट टाइम। जीरो ऑर्डर है उसमें अमाउंट है, पर यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है, तो देखो इसमें रेट ऑफ एलिमिनेशन ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, dC/dt बराबर क्या है, K/C। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला था। तो ये K के साथ मल्टीप्लाई में C है, तो ये डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे। पर यही अगर मैंने जब जीरो ऑर्डर बताया था तो ये K के साथ ये C नहीं था। जब ये C नहीं था तो इसका मतलब क्या है, ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता जीरो ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ एलिमिनेशन जीरो ऑर्डर में प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है। इसी तरह की जो क्लियरेंस होती है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है किसके अंदर, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। पर ये यहाँ पे जो क्लियरेंस है वो क्या है, लिखा हुआ है कि इसके अंदर मोर रहती है लो कंसंट्रेशन पे और लेस रहती है हाई कंसंट्रेशन पे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं, इतना याद मत करो, कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि क्लियरेंस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है। पर हाफ लाइफ के ऊपर जरूर पूछते हैं कि इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की हाफ लाइफ है वो कांस्टेंट रहती है, वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। बट यही बात करें जब जीरो ऑर्डर की, तो यहाँ पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे डिपेंड होती है। इसी तरह पूछे कि इसकी सेल्फ लाइफ है, तो इसकी सेल्फ लाइफ भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, पर इसकी सेल्फ लाइफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। दोनों के फॉर्मूले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो ड्रग है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है या फिर सीडो ऑर्डर काइनेटिक्स भी फॉलो करती है। जैसे इनिशियली वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, बाद में जीरो ऑर्डर में आ जाती है, तो उसको बोलते हैं सीडो। तो आप याद रखना कि कौन सी ड्रग है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, और इसके बारे में एग्जाम में रैपिडली क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें एक सिंपल सा फुल फॉर्म है 0 वाट पावर। तो ये जो 0 वाट पावर के अंदर W दिख रहा है आपको, जीरो मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करने वाली ड्रग, W दिख रहा है वो है वॉरफरीन। तो याद रखना वॉरफरीन हमेशा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। A मतलब एल्कोहल और एस्प्रिन, ये दोनों ही क्या करती है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। T मतलब थियोफाइलिन, जो है हमने अस्थमा के अंदर पढ़ा था ब्रोंकोडायलेटर में, तो आपको वहाँ पे मैंने कैफीन, थियोफाइलिन, इन सब के बारे में बताया था। इसी तरह टोलब्यूटामाइड, तो टोलब्यूटामाइड हमने कहाँ पढ़ी थी, तो हमने ये ड्रग पढ़ी थी हाइपरग्लाइसेमिक के अंदर, जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है उसमें मैंने आपको सल्फोनाइलयूरिया में टोलब्यूटामाइड के बारे में बताया था। तो वो ड्रग है क्या फॉलो करती है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। इसी तरह P मतलब है फिनोटोइन, तो फिनोटोइन भी क्या करती है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। तो इन ड्रग के नाम याद रख लो, और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। तो इनकी जो ये सारी ड्रग है नॉन लीनियर काइनेटिक्स फॉलो भी करती है, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको इनकी PDF चाहिए, तो अगर मेरा कंटेंट आप लेना चाहते हो या आपका कोई भी डाउट या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरा टेलीग्राम का जो ये ग्रुप है इसके मेंबर्स बन सकते हो, और आप मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो डायरेक्टली। तो इसका मैं लिंक अभी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप ज़रूर देखना। और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच।